मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या 7 है। वे कौन कौन सी हैं? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? देखिए 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यदि इसी को मीटर में रखिएगा तो ये 12 की जगह 15 हो जाएगा। 10⁻15 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक है डॉप्सन। वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक होता है बार। शक्ति पावर का मात्रक वाट है। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। एमकेएस प्रणाली यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं उनका मात्रक और प्रतीक। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा इसका मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और ये मात्रक जो है ये मात्रक एसआई मात्रक है। 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1 बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम। पास्कल दाब की इकाई है, दाब का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग इंपल्स का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। पार्सेक, पार्सेक जो है PARSEC, पैरेलैटिक सेकंड। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.262 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर तो पहले देख ही चुके हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एंगस्ट्रम से तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। 1 हॉर्स पावर अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। इसी को सेंटीमीटर में कीजिएगा तो -4 सेंटीमीटर, 10⁻4 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में 10⁻3 मिलीमीटर। 10⁻6 को कहते हैं माइक्रो। तो जब माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन कहा जाता है। माइक्रोलीटर भी हो सकता है, 10⁻6 लीटर, इसको कहेंगे माइक्रोलीटर। लेकिन यही 10⁻6 जब मीटर होगा तो माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर के लिए ही माइक्रोन शब्द का प्रयोग होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा को ओम मीटर में व्यक्त किया जाता है। रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक हैं। मूल पहले था 7 मूल मात्रक बेसिक, और ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव, CUSEC, क्यूबिक फीट पर सेकेंड ये होता है। तो क्यूबिक फीट देख लिए, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा। इतने मात्रा में जल, तो क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो जल का बहाव यानी कि प्रत्येक सेकंड कितना क्यूबिक फीट फ्लो है, वो 1 क्यूसेक हुआ। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। समतल कोण, घन कोण पूरक राशियां हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहां देखिए अदिश राशियां, सदिश राशि और विभिन्न मात्रक की सूची दी गई है। इस कॉलम में अदिश राशियां हैं, इस कॉलम में सदिश राशियां हैं, और ये
कुछ मात्रक की सूची दी गई है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, लेकिन सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी निश्चित होता है। तो देखिए, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियां हैं। इसके विपरीत सदिश राशि देखिए, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सभी सदिश राशियां हैं। एग्जाम में सीधा सीधा इसी रूप में पूछा जाता है, इनमें कौन सदिश राशि है या कौन सदिश राशि नहीं है। उसी तरह दे देगा 4 ऑप्शन, इनमें कौन अदिश राशि है या फिर अदिश राशि नहीं है। कुछ मात्रक देखिए, एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल 159 लीटर। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। टेरामीटर, एक टेरामीटर 10⁻12 मीटर। 10 पर पावर 12, इसको टेरा बोलते हैं। यहाँ सामने मीटर लगाइए तो मीटर हो जाएगा, और लीटर लगाइए तो लीटर हो जाएगा, ग्राम लगाइए तो ग्राम हो जाएगा। एक फैदम बराबर 6 फीट। फैदम समुद्र की गहराई मापी जाती है। कुछ प्रमुख भौतिक राशियां तथा उनके एसआई मात्रक। देखिए, भौतिक राशि क्षेत्रफल, इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 3 डायमेंशनल हो गया तो मीटर क्यूब, ये आयतन हो जाएगा। त्वरण या मंदन, वेग परिवर्तन बट्टे समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखिए, इन्हीं का गुणनफल है, द्रव्यमान का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सीधा दोनों का गुणनफल। गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर, इसका हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। स्थितिज ऊर्जा mgh, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। कोणीय विस्थापन चाप बटा त्रिज्या, इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक रेडियन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, जूल या न्यूटन मीटर। न्यूटन हो गया बल का, विस्थापन का हो गया मीटर, न्यूटन मीटर। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य का जूल बटा समय सेकंड, जूल बटा सेकंड, ये हो गया वाट। बल आघूर्ण, बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो बल का हो गया न्यूटन, दूरी मीटर, न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल गुना दूरी स्क्वायर बट्टे द्रव्यमान स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। सीधा सीधा बल न्यूटन हो गया, दूरी स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर बट्टे द्रव्यमान स्क्वायर हो गया किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव, कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य का हो गया जूल, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, जूल बटा किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या, ये दूरी हो गया, इसका ऐसे मात्रक मीटर। यंग गुणांक का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वेग प्रवणता का मात्रक यह है प्रति सेकंड। श्यानता गुणांक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक जूल प्रति सेकंड। बोल्ट्जमैन नियतांक जूल केल्विन। धारिता फैराडे। आवेश बटा विभवांतर। विद्युत चालकता ओम प्रति मीटर। धारा घनत्व, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर या वोल्ट। प्रतिरोधकता ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। संवेग मोमेंटम गति की मात्रा की माप करता है। मैनोमीटर का उपयोग है गैसों का दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, एक खगोलीय इकाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। महत्वपूर्ण माप उपकरण देखिए, यंत्र उसका उपयोग क्या है? मापन उपयोग अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में, अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता मापने में, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है इससे, एरोमीटर से वायु तथा गैस का भार और घनत्व मापा जाता है, एनीमोमीटर से वायु की गति तथा शक्ति मापी जाती है, एक्सीलरोमीटर से गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण, कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा, वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास तथा गहराई, क्रायोमीटर निम्न ताप, डेंसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व, फैदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता, रेन गेज या यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है ये। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र, यानी कि पतले तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने में काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र। स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर का दाब मापने वाला उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप करता है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैक मीटर ये ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मापता है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र की माप करता है। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापता है। ग्रेवोमीटर गुरुत्व त्वरण की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि की माप करता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने वाला उपकरण। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का उपकरण है ये। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन करता है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्र की गति की माप करता है। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई जैसे मिलीमीटर का हजारवां भाग इनको मापने में यूज होता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध की माप करता है। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप ज्ञात किया जाता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता की माप करता है। पॉलीग्राफ अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है, यानी कि सत्य झूठ का जांच करने वाला उपकरण।
रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति का पता लगाता है। रेडियोमीटर विकिरण मापक यंत्र है ये। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता की माप करता है। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति की माप करता है। पाइरहिलियोमीटर सौर विकिरण की मापन करता है। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य मापता है। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। प्रक्षेप्य गति को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। प्रक्षेप्य गति का अधिकतम परास 45 डिग्री कोण पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इस सतह से कोई चीज यदि फेंकते हैं तो इस एंगल पर फेंकिएगा तो सर्वाधिक दूरी तय करेगा। एंगल बढ़ाते हैं तो वो दूरी जो है घटेगी, एंगल कम करते हैं तो भी दूरी घटेगी, लेकिन मैक्सिमम 45 डिग्री पर जो है सर्वाधिक दूरी तय करेगा। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ पर जो है घर्षण कम होता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त किया जाता है द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान मास गुना वेग, ये होता है संवेग। तो संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होगा। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है v/u/t, जहां a त्वरण हो गया, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t समय अंतराल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयिक आकार का। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि ये टैंकर है, तेल से भरा हुआ है और एक समान त्वरण से जा रहा है तो मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होगा? यदि ये त्वरण जो है मान लीजिए स्पीड बढ़ा रहा है तो तेल पीछे की ओर जाएगा और मुक्त पृष्ठ ऐसा होगा परवलयिक आकार का। और यदि ये इस तरफ जा रहा है तो, और यदि ये इस तरफ जा रहा है तो ये तो था कि स्पीड बढ़ाएगा, यदि ब्रेक मारेगा, स्पीड कम करेगा तो इसका जो है सारा तेल आगे की ओर जाएगा और फिर ये पृष्ठ जो है परवलयिक होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। न्यूटन के गति के नियम और उसके उदाहरण। 3 नियम है न्यूटन के गति के। प्रथम नियम के अनुसार क्या है? प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी के अनुसार देखिए उदाहरण, चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे झुकना। तो क्यों झुकता है यात्री? क्योंकि गाड़ी से जो टच किया हुआ पोर्शन है उसका, वो तो जड़त्व के कारण रुक जाता है, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है वो भी जड़त्व के कारण ही गतिमान अवस्था में रहता है, तो गतिमान ही रहता है, जिसके कारण कि नीचे का पोर्शन, गाड़ी से सटा हुआ पोर्शन स्थिर हो जाता है और जो ऊपर पोर्शन है जो हवा में है, जैसे सिर वगैरह का पोर्शन, ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुक जाता है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरता है। कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण उसमें साफ होते हैं, बाहर निकलते हैं। द्वितीय नियम देखिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। इसका उदाहरण है, गेंद पकड़ते समय
खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ये क्रिकेट के खेल का उदाहरण दिया गया है। तृतीय नियम देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, इसी उदाहरण पर रॉकेट चलता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? तो ऊर्जा संरक्षण से आशय है ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे विनष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? इसका कारण है वायु के साथ घर्षण होने के कारण। ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल होता है अपकेंद्रीय बल। परिक्रमण गति का मतलब सूर्य द्वारा, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण करना, चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। इसमें अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होना, इसका भी कारण है अपकेंद्रीय बल। इसमें अभिकेंद्रीय बल था और इसमें उसका उल्टा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानीदार तुला हुक नियम पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लोलक 3 प्रकार में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी का लोलक, द्वितीय श्रेणी का लोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक देखिए, कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। तो कैंची, इन तीनों में देखिए अंतर किस तरह का होता है, समझने का प्रयास कीजिए। कैंची देखिए, यहां बल लगा रहे हैं और जो सेंटर है ये है और वस्तु है एंड पॉइंट पर है। वस्तु को यहां रखा जाएगा बीच में। और दूसरे श्रेणी का जो है सरौता, सरौता क्या होता है, इसमें देखिए वस्तु बीच में रखा जाता है और बल यहां लगाते हैं और ये उसका जो है सेंटर पॉइंट है जहां की जुड़ा हुआ है। और तीसरे श्रेणी का जो उत्तोलक है, इसमें देखिए स्टेपलर, ये इसका एक पॉइंट है सेंटर, वस्तु यहां रखा जाएगा और बल आप इस पोर्शन में लगाएंगे। तीनों में अंतर यही है। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे कि अधिक वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर जो है वस्तु उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाता है। तो यदि पृथ्वी पर से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे ज्यादा स्पीड से फेंकें तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा और फिर वो अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहेगा चारों तरफ। और इससे कम गति से फेंकने पर फिर पृथ्वी पर वापस आ गिरेगा इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है।
चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है और लगभग 1/6 है। चंद्रमा का पलायन वेग जो है पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा 1/6 है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोलक की लंबाई है वो कम हो जाएगी। लड़की यहाँ झूला झूल रही है, इस पोर्शन से झूला लटक रहा है, लड़की ये झूला झूल रही है, बैठी हुई है, तो अभी उसका सेंटर यहाँ है। लेकिन यदि खड़ी हो जाती है लड़की तो लड़की का हाइट ये हो जाएगा और सेंटर जो है ग्रेविटी उसका ऊपर हो जाएगा, ये इसकी लंबाई कम हो जाएगी और लंबाई कम होने से आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। लंबाई बढ़ जाने पर जो है लोलक घड़ी धीमी चलने लगती है, क्योंकि एक आवर्तकाल जो है उसमें समय ज्यादा लगता है। लोलक घड़ी जब ऐसे चलती है तो मान लीजिए 1 सेकंड का जो फेज है, तो लंबाई बढ़ जाने पर ये समय अंतराल बढ़ जाएगा, तो 1 सेकंड बड़ा हो जाएगा, इसके कारण घड़ी धीमी हो जाएगी। 60 सेकंड ज्यादा समय में 60 सेकंड होगा तो घड़ी पीछे चलने लगेगी। 24 घंटे में मान लीजिए कि 22 घंटे ही बताएगा, 23 घंटे ही बताएगा, 23 घंटे 56 मिनट बताए। हवा में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। जिसका घनत्व तो कम है वो बाद में गिरेगा, हवा प्रतिरोध उस पर ज्यादा उत्पन्न कर पाएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी के सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर किसी पिंड का भार अधिकतम होगा और इसके विपरीत विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की गति कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। इसका उल्टा, जब नीचे आएगी तो वो हल्का महसूस करेगा और ज्यादा स्पीड होने पर जो है ज्यादा गति से नीचे आएगी तो भारहीनता की स्थिति, और उससे भी ज्यादा गति से आएगी तो फिर जो है व्यक्ति लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 होता। लोलक की समयावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। जितना लंबाई अधिक होगा उसको दोलन करने में उतना अधिक समय लगेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि भार का संबंध जो है गुरुत्वाकर्षण से है। तो गुरुत्वाकर्षण 0 होने पर भार भी 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है फिक्स होता है, इसलिए वो अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। कोई भी चीज ये खड़ा है तो तभी तक खड़ा है जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है वो उसको यदि लंबवत रेखा खींचिए तो उसके बेस पर हो। मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह झुकी हुई है तो इसका देखिए बेस पर जो तल है
तो यदि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है तो इस पर जो लंबवत रेखा खींचिएगा यहाँ, तो यदि इसके बेस से बाहर हो गया, यहाँ हो गया, तो वस्तु गिर जाएगी। जब तक ये यहाँ रहेगा, इस इतने दूर में रहेगा, तब तक वस्तु लंबवत रहेगी खड़ी। जैसे ही इस पोर्शन से ये बाहर आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वैसे ही वस्तु गिर जाएगी। यानी कि यदि इस तरह की कोई वस्तु है और इसमें नीचे वेट ज्यादा दे रखे हैं, ऊपर कम वेट है, तो ज्यादा वेट देने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसके तल से गुजरेगा, इसके कारण वस्तु नहीं गिरेगी। इसी तरह कुछ खिलौना बनाया जाता है, जो कि मान लीजिए इतना बड़ा पुतला बनाया गया है, अब बिल्कुल इसमें हवा भरा हुआ है और यहाँ पर कुछ वेट दे दिया गया है, यहाँ पर अंदर कुछ ठोस चीज दे दिया गया है। अब इसको यदि आप टेढ़ा भी कर देते हैं, इस तरह भी टेढ़ा कर देते हैं, तो ये फिर वापस खड़ा हो जाता है मूल स्थिति में, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ होता है और ये स्लोपिंग के कारण फिर से वापस मूल स्थिति में आ जाता है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता जाता है। चक्री झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अब केंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जब दो वस्तु मुक्त रूप से गिराया जाता है तो उनका पहले और देर पहुंचने का कारण उनका द्रव्यमान नहीं, घनत्व होता है। घनत्व होता है, जिसका घनत्व जैसे लोहे का और लकड़ी का, तो लोहे और लकड़ी में लकड़ी का घनत्व कम है तो लकड़ी वाला देर से पहुंचेगा, क्योंकि वायु का प्रतिरोध उस पर ज्यादा काम करेगा। उसी तरह लकड़ी हो गया और रुई हो गया, तो रुई वाला देर से पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी जम जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और इस कारण झील के भीतर का पानी जमता नहीं है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज पर क्या प्रतिक्रिया होती है? जहाज समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि तली पर जो है उस पर दबाव मैक्सिमम होगा, जिसके कारण वो छोटा रहेगा। जैसे ही ऊपर जाएगा उसका दबाव कम होता जाएगा उस पर और वो बड़ा आकार लेता जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। चाहे आप पानी इतना लीजिए या पानी इतना लीजिए, पानी का घनत्व वही रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी के सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कि इतना बड़ा पिंड है, बर्फ है, बर्फ का पिंड है, वो पानी में तैरेगा। जब पानी में जब होगा तो वो तैरेगा, क्योंकि उसका घनत्व तो कम होता है पानी से, तो इसका 1/9 भाग ऊपर दिखता है। इसलिए समुद्र में यात्रा करते समय जो कोई बर्फ का चट्टान आपको दिखता है तो समझिए कि उसका 9 गुना बड़ा है। जितना आपको दिख रहा है ऊपर से, उसका 9 गुना बड़ा है पूरा चट्टान। ये अंदाजा लगता है इससे। और ये जब बर्फ पिघलेगा, मान लीजिए कि इतना है पानी, और यही पानी जब बर्फ जमेगा तो इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब यही बर्फ फिर पिघलेगा तो पानी का स्थिति मूल स्थिति में होगा। इसलिए किसी बर्तन में, यदि मान लीजिए कि ये बर्तन है, इसमें आपको इतना बड़ा बर्फ रखे हैं, तो बर्फ इतना तैर है ऊपर है,
तो ये बर्फ जब पिघलेगा तो इसके पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। बैरोमीटर के पारे में अचानक गिरावट आने से तूफानी मौसम को इंगित करता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो यह अनुभव होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। यानी कि पानी के अंदर जब बाल्टी रहता है तो खींचने पर वो हल्का लगता है, लेकिन सतह से जैसे ऊपर उठता है उसका भार जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जल के अंदर उस पर उत्प्लवन बल कार्य करता है नीचे से ऊपर की ओर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? कारण है वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होना। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इसी कारण लोहे की कील पानी में तो डूब जाती है लेकिन पारे पर तैरती है। पौधे की जड़ों से पत्तियों की ओर जल चढ़ने का कारण क्या है? कैपिलरी, केशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुना 10⁵ पास्कल। जल का आपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग किया जा सकता है। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेंट का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग किए जाने वाली तरंग कौन सी है? अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान के लिए एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का। कीड़े तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है डॉपलर इफेक्ट। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। भूकंपीय तरंगों में से एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगें जैसे सितार, गिटार, वीणा, इन सब में जो तरंग उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि सर्पिलाकार स्प्रिंग्स में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरण का प्रयोग करता है? रेडियो तरंग का। परावैग्निक विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें तथा गामा किरणों को
तरंग दैर्ध्य का आरोही क्रम क्या है? तो गामा किरण का सबसे कम, उससे अधिक एक्स किरण, उससे अधिक पराबैंगनी किरण और उससे भी अधिक सूक्ष्म किरण। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग देखिए, इनका डिटेल विवरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग, उसका खोजकर्ता, उसका तरंग दैर्ध्य का परास और आवृत्ति परास और उपयोग। तो गामा किरण खोज किया था हेनरी बैकुरल ने। इसका उपयोग देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में। एक्स किरण राउंटजन ने इसका खोज किया था। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरण जोहान रिटर ने खोज किया था। इसका सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने तथा जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने की थी। इसकी उपस्थिति में वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। अवरक्त किरण इंफ्रारेड, विलियम हर्शेल ने इसका खोज किया था। फोटोग्राफी में, सिकाई करने में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट रेडियो वेव, लघु रेडियो तरंग, हेनरिक हर्ट्ज ने इसका खोज किया था। रेडियो, टेलीविजन, रडार, टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग, लॉन्ग रेडियो वेव, मार्कोनी ने खोज किया था। रेडियो, टेलीविजन के प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के आयन मंडल से परावर्तित होती है। कोलिज नालिका में एक्सरे का उपयोग किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 सामान्यतः गामा किरण उसमें प्रयुक्त होता है। बंद चूल्हे, ओवन, ओवन जो है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग का, माइक्रोवेव का, इसलिए कहा जाता है माइक्रोवेव ओवन। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण, रिमोट कंट्रोल डिवाइस में अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ये देखिए कंपन है, मान लीजिए कोई चीज का ये कंपन है, तो उसी में देखिए दो उत्तरोत्तर, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, तो दो लगातार श्रृंग, इनके बीच की दूरी, या फिर ये लगातार जो गर्त है तो इनके बीच की दूरी, ये हो गया तरंग दैर्ध्य। पराध्वनिक जेट, सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 16.5 मीटर होनी चाहिए, जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण है अनुरणन, रिवर वाइब्रेशन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी कहा जाता है उसे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं तथा अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न ध्वनि स्रोतों की तीव्रता देखिए, और ये तीव्रता डेसिबल में है। साधारण बातचीत की तीव्रता है 30 से 45 डेसिबल। तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल से अधिक। पत्ते के पेड़ों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। पुलिस या एम्बुलेंस गाड़ी का सायरन 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाने 100 से 120 डेसिबल।
टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल में अवरक्त विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद जो है ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा तथा नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम है। नाइट्रोजन में सबसे कम, उससे अधिक जल में, उससे अधिक लोहा में। यानी कि गैस, गैस से अधिक द्रव, द्रव, द्रव से अधिक ठोस में। यानी कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल देखिए, ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ये साइन उल्टा दे दिया गया है, ये इस तरह का होगा। इस तरफ का इस तरह साइन में इस तरफ बड़ा अमाउंट होता है, इस तरफ छोटा। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात में। ध्वनि को गुजरने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए, और निर्वात का मतलब कि किसी भी माध्यम का अभाव, कोई माध्यम ही नहीं है, इसलिए निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है, लेकिन धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवन। ध्वनि का तारत्व, पिच, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि, इको का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ज से अधिक होती है, यानी कि 20 किलो हर्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ज तक, यानी 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें कुत्ते तथा डॉल्फिन द्वारा सुनी जा सकती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल देखिए। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकेंड, फ्लिंट कांच में 3980 मीटर प्रति सेकेंड, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में 1402 मीटर प्रति सेकेंड, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में 331 मीटर प्रति सेकेंड। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पदार्थ में वायु की चाल बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 316, हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1286, समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकेंड, सामान्य जल में 1493 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण है वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहा जाता है। तापमापन देखिए, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। इसका हिमांक है फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन। ये तीनों बराबर होते हैं। इनका क्वथनांक हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और ये हिमांक और क्वथनांक जो है ये यहाँ पर जल के लिए है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पानी का, ये हिमांक पानी का है, ये क्वथनांक पानी का है, बॉइलिंग पॉइंट। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलने लगेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाएगा। उसी तरह यहाँ जो हिमांक क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन। केल्विन के साथ ये डिग्री लिखा हुआ नहीं होता है। और देखिए बराबर भाग में ये कुल 100 भाग है, 0 से 100, तो ये 100 भाग है, इसका भी अंतराल 100 है, लेकिन इसका अंतराल 180 है। यहाँ 180 भाग में है, और यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस
यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस का गैप जो है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के गैप के बराबर है। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से तात्पर्य है सैद्धांतिक रूप से संभव न्यूनतम तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ के पिघलने पर आयतन घट जाता है, क्योंकि बर्फ का आयतन जो है वो पानी से ज्यादा होता है। यदि इतना है पानी, तो जब बर्फ जमेगा तो ये बढ़ जाएगा। ये पोर्शन जो है कुल का 1/9 भाग होगा। यही सतह पानी पर जो है, यदि बर्फ पानी में हो तो पानी के ऊपर तैरता रहेगा जितना वो बढ़ा आयतन। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करने में होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु 4 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस इससे भी ज्यादा पूछा जाता है फ़ारेनहाइट में, तो यह है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। इसका कारण है कि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, वो यदि नमक मिलाते हैं तो 100 प्लस हो जाएगा, 120 मान लीजिए, 110, 100 से ऊपर हो जाएगा। और यही तो हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, यही यदि इसमें नमक मिलाते हैं तो ये -20 -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और यही कारण है कि जो नॉर्मल आइसक्रीम वगैरह बनाकर बेचते हैं राह चलते, वो लोग अपने डब्बे में जो बर्फ रखते हैं उसमें जो मिलाते हैं, बर्फ में लगभग 1/4 नमक मिला देते हैं, जिससे कि वो -20-22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाता है। और उसमें जब वो मिलाते हैं, कुल्फी वगैरह पानी डाल के कुछ भी मिलाते हैं, उसमें रखते हैं सांचे में, तो वो जमा देता है उसको। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर समान होते हैं? -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। पदार्थ की ऊष्माधारिता पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ वाली रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन जो है इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो सबसे अधिक होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम होता है। तो 0 से जब 4 डिग्री तक जाएंगे तो आयतन घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री पर सबसे कम होगा। और फिर जब 10 डिग्री तक जाएंगे तो यहाँ आयतन बढ़ेगा, यानी पहले आयतन घटेगा फिर आयतन बढ़ेगा। घनत्व में इसका उल्टा हो जाएगा। 0 से 10 तक ले जाने पर घनत्व पहले घटेगा, बढ़ेगा, फिर घटेगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफेद, नीचे काले। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है ताकि पटरियों के उसमें प्रसार के लिए स्थान रह सके। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशनर किसको कंट्रोल करता है? आर्द्रता और तापमान, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों कंट्रोल करता है। चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी तथा लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है।
चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले से चाय पीने से अधिक आसान होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किसी तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? किस तरल की? जल की। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पसीने का हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। किस प्रकार नियंत्रित करता है पसीना? पसीना जब हमारे शरीर के ऊपर होता है तो ये बाहर के हवा के प्रभाव से आकर वाष्पीकृत होता है। तो वाष्पीकृत होने के लिए जो उसे 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए वो शरीर के अंदर से खींचता है। तो शरीर के अंदर से खींचता है तो शरीर में जो ज्यादा ऊष्मा होगी तो खींचेगा तो शरीर की ऊष्मा को घटाएगा। इस तरह गर्मी लगने पर ऑटोमेटिक हमारे शरीर से पसीने छूटने लगते हैं ताकि शरीर जो है वो नेचुरल सिस्टम कार्य करता है, शरीर का नेचुरल सिस्टम, जिसके तहत कि शरीर में जब गर्मी बढ़ती है तो वो पसीना छोड़ता है ताकि पसीना सूखने पर वो शरीर के अंदर का टेम्परेचर खींचे। और यही यदि हम पाउडर लगा लेते हैं शरीर में तो पाउडर लगाने पर वो नुकसान करता है, हमारे नेचुरल प्रोसेस को बंद करता है, पसीना न निकले। इसके लिए जब हम पाउडर लगाते हैं तो ये जो पसीना निकलने वाली छिद्र है पाउडर उसको बंद कर देता है, महीन होता है पाउडर, उन छिद्रों को बंद कर देता है। और जब बंद कर देगा तो पसीने निकलेंगे नहीं। फिर हमारे शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको ठंडक करने के लिए हमारा नेचुरल प्रोसेस जो है पसीना निकलना वो काम नहीं करेगा, वो हमारे लिए नुकसानदायक स्थिति होती है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है हवा की गति से। मिट्टी के घड़े का जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। ये सभी संवहन के अनुप्रयोग हैं। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत की। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा, एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होता है? 4.18 इंटू 10⁻³ विकिरण का अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसका उल्टा जल का घनत्व का जल का आयतन 4 डिग्री पर न्यूनतम होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी का जमने पर जो है उसके आयतन में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस से सीधा गैस बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? सभी रेडियो तरंग विकिरण को, सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? -114 डिग्री सेल्सियस पर।
तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तापनाभिकीय अभिक्रियाएं, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने से क्या परिवर्तित होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन हीट का बैड कंडक्टर है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथन बिंदु बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तंतु प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनका तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि तरंगदैर्घ्य और वेग बदलता है। प्रकाश की निर्वात में गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, और 3 गुना 10⁻, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में नियॉन गैस भरी होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य तथा चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले के सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। उसी तरह सूर्यास्त के बाद भी कुछ देर तक, वास्तविक सूर्यास्त के कुछ देर तक बाद भी इसके दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? बहुलित परावर्तन तथा व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? प्रकाश तरंगों के द्वारा। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल देखें। मीटर प्रति सेकंड में सर्वाधिक निर्वात में होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार रॉक साल्ट, तारपीन का तेल, नायलॉन में। और देखिए, किसी का अपवर्तनांक जब निकालते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कट गया 3/2 1.5। ये हो गया कांच का अपवर्तनांक। उसी प्रकार जल का अपवर्तनांक भी जब इन दोनों को भाग कीजिएगा तो बच जाएगा 2.25। ये यहां से हटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा। 25 गुना 9 और ये 12, 3, 4, यानी कि 1.33। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंख की रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म से। एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति
कांच में सबसे कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर, उत्तल, निकट, अवतल। आसान है याद रखना। ये 2 लेटर का है और ये 3 लेटर का है। ये छोटा है और ये बड़ा शब्द है। उसी तरह ये छोटा शब्द है और ये बड़ा शब्द है। इस तरह जोड़ के आप ध्यान रख लीजिए। छोटे वाले के लिए छोटा और बड़े वाले के लिए, बड़े शब्द के लिए बड़ा शब्द। नीला, हरा, लाल 3 प्राथमिक रंग होते हैं। बाकी अन्य सभी रंग इन्हीं रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं। किसी वस्तु का 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्त करने की तकनीक को होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलने लगते हैं। इसका कारण है पृथ्वी की सतह का वक्राकार होना। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलन की तकनीक। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मान लीजिए कि दर्पण की ऊंचाई यह है, व्यक्ति की ऊंचाई जो भी है, तो कितना देख सकता है? यहां से मान लीजिए कि यहां देखेगा तो यहां तक का देखेगा। यहां जब दर्पण में देखेगा तो आदमी यहां तक की स्थिति देखेगा। जब यहां पर देखेगा तो परावर्तित होकर यहां तक की देखेगा। यानी कि देखिए, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये दर्पण की ऊंचाई और ये व्यक्ति की ऊंचाई इतनी रहेगी तो पूरा देख पाएगा। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी जब दर्पण की ऊंचाई होगी तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा और उल्टा। नीले प्रकाश में ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक आंख की अपेक्षा 2 आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका कारण है इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी तथा गहराई का अनुमान होता है। जब आप यहाँ हैं और यहाँ की कोई वस्तु को देख रहे हैं तो इसमें एक सीधा दूरी का पता नहीं चलता, लेकिन यदि 2 आंख हैं, दोनों देख रहे हैं तो ये कितनी दूरी पर मिल रहे हैं दोनों, इससे दूरी का अनुमान लगता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण है वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य देखिए। बैगनी सबसे कम, इनमें 3900 से 4460 एंगस्ट्रम। उसके बाद ये क्रम है, देखिए, दृश्य प्रकाश से विव की ओर VIB GYOR। तो वायलेट का सबसे कम और रेड का सबसे अधिक। अब इससे स्पष्ट है कि दृश्य तरंग का जो है, दृश्य प्रकाश जो 7 हैं, इनका तरंग दैर्ध्य का प्रयास क्या है? 3900 एंगस्ट्रम से, ये 3900 मिनिमम है, ये अधिकतम 7600 एंगस्ट्रम ये दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। धूप के चश्मे की पावर क्षमता 0 होती है, वो पावर रहित होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए CD तथा ऑडियो प्लेयर में
क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश की पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग सफेद प्रतीत होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? 5500 एंगस्ट्रम। 5500 एंगस्ट्रम किसका है? हरा। हरा का जो है तरंगदैर्घ्य वो सीमा आपको बताया गया 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम, यानी कि सर्वाधिक सुग्राही जो है तो वो हरा प्रकाश के लिए होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 1500 लाख किलोमीटर। और सूर्य का जो है प्रकाश की किरण का वेग है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको भाग दे दीजिए, इतना सेकंड हो जाएगा 500 सेकंड। तो 500 सेकंड कितना हो गया? 60 से भाग दे दीजिए तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने सेकंड में पहुंचता है? 1.3 सेकंड। चंद्रमा से जो है पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर लगभग है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाएगा तो लगभग 1.3 सेकंड प्रकाश को लगेंगे। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, वही जो रंग बताया गया था आपको, विबग्योर, VIB, GYOR, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही क्रम है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक घटनाएं उत्तरदायी होती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। उसी तरह लेंस हो जाएगा तो लेंस उल्टा हो जाएगा, लेंस में हो जाएगा उत्तल लेंस। इधर से समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो फोकस दूरी पर केंद्रित हो जाएंगी सब, एक बिंदु पर कन्वर्ज करने के कारण उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और इसी के विपरीत दर्पण में इसके विपरीत हो जाएगा अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण। हेलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन और सोडियम के मिश्र धातु से निर्मित होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान लगभग 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? इसका उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टरबाइन तथा डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
परिवर्तित। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर आर्गन गैस भरी होती है। शुष्क मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10⁶ ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारद वाष्प भरी होती है। प्रतिदीप्त बल्ब फ्लोरेसेंट बल्ब में मरकरी तथा नियॉन गैस भरी होती है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक चांदी होता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने से इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध होगा पिछले प्रतिरोध का 1/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए कैपेसिटर संधारित्र उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभव पोटेंशियल या वोल्टेज क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण हैं डायनेमो और विद्युत मोटर। यानी कि डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर तथा वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अति चालक का प्रतिरोध लगभग 0 होता है। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन, कार्बन तथा जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक की चालकता 0 ताप पर अधिकतम होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। चालक पदार्थों के उदाहरण, अचालक पदार्थों के उदाहरण। चालक पदार्थ की धातु जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात आदि। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये सभी चालक पदार्थ के उदाहरण हैं। इसी तरह अशुद्ध जल चालक होता है विद्युत का, लेकिन शुद्ध जल विद्युत का अचालक होता है। रबड़, लकड़ी में सूखा लकड़ी नमी होने पर तो वो जल हो जाएगा अशुद्ध जल। कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा, ये सभी विद्युत के अचालक हैं। अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी का क्या लक्षण होता है? शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालकता कौन है? सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोधकता भी बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध या एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति चुंबक के दोनों किनारों पर सर्वाधिक होते हैं। चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर एवं दक्षिण दिशा की ओर प्रदर्शित करती है। सुई जो है जिस ओर डायरेक्शन रहा वो उत्तर दिशा की ओर प्रदर्शित करता है, दूसरा दक्षिण दिशा की ओर। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। ऐसे ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति तथा अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होते हैं क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम होती है चुंबक के मध्य में,
प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह के। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। तड़ित से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय भाग कब कम हो जाता है? जब वे बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भाग में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के द्वारा की गई थी। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाए और परिपथ डिस्कनेक्ट हो जाए। चुंबकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है। ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है? एक्सरे विकिरण में। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन ने की थी। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा तथा गामा। पूर्ण नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा निर्माण सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों तथा सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ब्रीडर रिएक्टर से तात्पर्य है ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग गामा किरणों के कारण विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग आणविक भट्ठी में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु प्रोटॉन है। कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र का तारापुर है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटोहन और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने की थी। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, रावतभाटा राजस्थान के कोटा में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में।
एक लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, यदि आवर्तकाल 2 गुना हो जाए तो लंबाई 4 गुनी हो जाती है तभी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग तापमान के मापने में किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। यानी कि मनुष्य के ध्वनि के सुनने की प्रयास है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो कार्य शून्य हुआ, क्योंकि कार्य विस्थापन की दर, विस्थापन यदि शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध है प्रकाश से। ये दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम है विबग्योर। चलती बस के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर जड़त्व के कारण झुक जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं हताशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन पर डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट में, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर शिवरेख प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लास्टिक का गलनांक 47 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है क्योंकि पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण कितना होगा? वो भी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है तो परावर्तित किरण भी 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियां तथा पॉकेट कैलकुलेटर द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है इनमें। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें विद्युतरोधी कहा जाता है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 होती है। किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण तथा स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला पेरू के अटाकामा में स्थित है। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, रूस के अंतरिक्ष यात्री 1961 में। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, 1963 में। GIF का पूर्ण रूप ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? स्टिमुलेटेड, उद्दीपित विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 2 से 3% है।
वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब के बढ़ने के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक घटते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि अल्ट्रासोनिक कहलाती है। गैस से उत्पन्न ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? दोनों एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, जबकि ध्वनि का वेग प्रभावित होता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन लेयर, ओजोन परत। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश रेडियो तरंगें तथा एक्स तरंगें विद्युत चुंबकीय विकिरण के उदाहरण हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना कर्नाटक के बेंगलुरु में की गई है। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रिज्म बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। प्रिज्म इस आकार का होता है। इसमें जब इधर से श्वेत प्रकाश आती है तो ये 7 भागों में बढ़ता है और ये फाइनली ये इस प्रकार निकलते हैं। तो सबसे नीचे सबसे ज्यादा विचलन जिसका होगा वो सबसे नीचे होगा। तो ये वायलेट होता है, बैगनी। तो सबसे नीचे बैगनी, उसके ऊपर चलते जाइए VIBGYOR, यानी कि सबसे कम विचलन रेड का क्रम यही रहेगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी कम से कम 2 उत्तल लेंसों द्वारा बनाया जा सकता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता। हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म तरंगों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र का स्थापना पंजाब के नांगल में किया गया था। टेप रिकॉर्डर में टेप किस पदार्थ से लेपित होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। हवा में गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क की अपेक्षा बर्फ में घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। भारत में मीट्रिक प्रणाली 1957 में आरंभ हुई। ऊष्मा का स्थानांतरण का कारण है उसका तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप वह बिंदु है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है, उसे परम शून्य ताप कहते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में कार्बन माइक्रोफोन प्रयुक्त होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा यंत्रों के मध्य स्वचलन और संचार विधि का अध्ययन किया जाता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण।
नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति के संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग उसके ताप को प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 ग्राम होता है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है? उच्च दाब तथा निम्न ताप पर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। ध्वनि तरंग में व्यतिकरण नहीं होता है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग ट्रांसमिट करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव घट जाते हैं। यदि तांबे का तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखाई देता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? ध्रुवन। वायु शीतलन एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म तथा शुष्क जलवायु क्षेत्र वाले के लिए। वह प्रकाशिक उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तु का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। भौतिक तथा रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। राष्ट्रीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु में। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में। कौन सी युक्ति देखिए ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण करती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार
यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।